दोस्तों, फिल्मी संगम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने आज 18 अप्रैल को रिलीज हुई अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक करण सिंह त्यागी की फिल्म केसरी चैप्टर 2 देख ली है। उसके बाद आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए फिल्म केसरी चैप्टर 2 की रिव्यू लेकर आए हैं। हम अपनी बात आगे शुरू करें, फिल्म के संबंध में आपसे चर्चा करें, उससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और नोटिफिकेशन बिल भी दबा दें। इतना ही नहीं, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हम कुछ सही जानकारियां आपको तक पहुंचा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे अपनी बात, अपने कमेंट लिखने से भी ना चूकें। आपकी राय हमारा हौसला बढ़ाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की बात करने वाली अक्षय कुमार के अभिनय से सजी फिल्म केसरी 2019 में आई थी, जिसके अंदर देशभक्ति का एक जज्बा था और इस फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली थी। अब उसी का सीक्वल केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में पहुंची है। यह फिल्म रघु पालट और पुष्पा पालट की किताब द केस दैट शोक द एम्पायर पर आधारित है। धर्मा प्रोडक्शंस और केप वुड फिल्म्स के तहत बनी इस फिल्म में भी मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार ही हैं। केसरी और केसरी चैप्टर 2 फिल्मों के बीच विषयगत संबंध तो नहीं है। हाँ, दोनों फिल्मों में एक समानता सिर्फ यह है कि केसरी चैप्टर 2 भी एक बार फिर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान खींचती है, जिससे देशभक्ति का एक गर्व बढ़ता है। पर वास्तव में यह फिल्म अपने मकसद में सफल होती हुई हमें तो नजर नहीं आई, बल्कि यह फिल्म बोर ज़्यादा कर जाती है। देशभक्ति का जो जज्बा, देशभक्ति की जो हिलोरें इंसान के अंदर उठनी चाहिए थी, वह नहीं उठ पाती। फिल्म की कहानी के केंद्र में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ क्रूर नरसंहार और बैरिस्टर सी शंकरन नायर हैं, जो जलियांवाला बाग कांड से पहले तक अंग्रेजों के लिए ही काम कर रहे थे और अंग्रेज सरकार भी उन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, उन्हें कई तरह की पदवियां दे रखी थी। 13 अप्रैल 1919 मतलब आज से 106 साल पहले पंजाब के अमृतसर शहर स्थित जलियांवाला बाग में हुए क्रूर नरसंहार के बाद अब मतलब 106 साल बाद यह फिल्म आई है, जबकि यह कांड, यह नरसंहार आज भी हर भारतीय के दिल में एक हरा घाव लेकर बैठा हुआ है। यह घाव अभी भी रिस रहा है। इसमें कोई विवाद या शक शुबा नहीं है कि 13 अप्रैल 1919 के दिन ब्रिटिश हुकूमत के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां एकत्र हुए हजारों निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था और जिसके में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे। जहां तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो 2 घंटे 13 मिनट की लंबी अवधि वाली इस फिल्म की कहानी के केंद्र में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ क्रूर नरसंहार और बैरिस्टर सी शंकरन नायर ही हैं। फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था और ब्रिटिश आर्मी जनरल और डायर के काले कारनामों ने भी इंग्लैंड के मानी ब्रिटेन की क्राउन को बैकफुट पर ला दिया था। सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैरिस्टर हाल ही में नायक की उपाधि प्राप्त सर सी शंकरन नायर, जिस किरदार को अक्षय कुमार ने निभाया है, वह और डायर का बचाव करने के लिए आगे आते रहते हैं और उन्हीं की वजह से कई भारतीयों को सजा भी हो जाती है। शंकरन नायर ने ही डायर को बचाने के लिए एक कॉलेज के प्रोफेसर, कभी वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृपाल सिंह को भी मुजरिम ठहरा दिया था, क्योंकि कानून के वो बहुत बेहतरीन जानकार हैं। ब्रिटिश हुक्मरानों के बीच शंकरन का रुतबा भी बढ़ता गया, जिसके चलते उन्हें कई उपाधियां भी मिल गई। उन्हें वायसराय कमेटी का कभी सदस्य बनाया गया। 13 अप्रैल 1919 में
पंजाब के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के लॉरेट एक्ट के विरोध में एकत्र हुए हजारों निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। इस विभत्स हत्याकांड का विरोध कई स्तर पर कई जगह हुआ, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी गूंज हुई, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर होकर पीड़ितों को 25 रुपए का मुआवजा देने के लिए एक कमीशन भी गठित करने की जरूरत पड़ी और इस कमीशन में भारतीय के रूप में सी शंकर नायर को भी रखा गया। तभी शंकरन की मुलाकात पंजाब खूनी बैसाखी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वाले 10-11 साल के बालक प्रगत सिंह से हुई। यह प्रगत सिंह कोई और नहीं बल्कि कृपाल सिंह का ही बेटा है, जिसे शंकरन नायर ने ही सजा दिलाई है और वो बेचारा जेल में बंद है। तो वहीं उसकी शंकरन की मुलाकात वकील दलजीत सिंह से होती है, जो कि अब वकालत के क्षेत्र में आ रही है और वह उसका दावा है कि वह तो शंकरन नायर से प्रभावित है। शंकरन नायर को हमने पहले बताया कि अंग्रेजी सरकार ने तो गले लगा रखा है, काउंसिल का सदस्य बनाया हुआ है, सर व नाइट सहित कई उपाधियां दे रखी थी। लेकिन जैसे ही एक दिन जनरल और डायर ने शंकरन नायर को एहसास कराया कि हर भारतीय इंसान और कुत्तों का दर्जा एक जैसा ही है, वैसे ही शंकरन नायर का खून खौल उठा। उसके बाद श्री शंकरन का मन बदला और वह जनरल डायर पर नरसंहार करने का मुकदमा दायर करवाकर खुद उस मुकदमे को लड़ते हैं। अदालत में बहुत कुछ घटित होता है। अदालत में हारने के बाद भी शंकरन नायर हार नहीं मानते और वह एक ऐसा पैंतरा चलते हैं कि अंततः जनरल डायर को कुछ न कुछ सजा तो मिल ही जाती है। अब किस तरह की सजा है, क्या है, इसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात फिल्म की अच्छाई व बुराई की, माने इस फिल्म के क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। फिल्म केसरी चैप्टर 2 की शुरुआत दर्शक को भीतर तक झकझोरती है, क्योंकि शुरुआत में ही जलियांवाला कांड बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। लेकिन धीरे धीरे इसे कहानी को इतना बोझिल बना दिया गया है कि दर्शक सोचने लगता है कि यह फिल्म कब खत्म होगी। जबकि फिल्म का लेखन अमृतपाल सिंह बिंद्रा, करण सिंह त्यागी और सुमित सक्सेना ने मिलकर किया है, पर यह टिकरी भी फिल्म को रोचक मनोरंजक नहीं बना पाती। फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि लेखक और निर्देशक ने पूरी फिल्म को अक्षय कुमार के ही इर्द गिर्द समेट कर रखने के लालच में अन्य किरदारों के साथ न्याय करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस फिल्म की तीसरी और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यह है कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर है, मगर अफसोस स्वतंत्रता संग्राम की बारीकियों, पंजाब में इसकी अभिव्यक्तियों और इसके नेताओं की भूमिकाएं पहली बार निर्देशक बने करण सिंह त्यागी ठीक से अपनी पटकथा में जगह नहीं दे पाए। जबकि इस फिल्म के साथ लेखक के तौर पर बैंडिट्स जैसी चर्चित वेब सीरीज के लेखक अमृतपाल सिंह बिंद्रा भी जुड़े हुए हैं। यह फिल्म जिस किताब पर आधारित है वह किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिल्म देखते हुए एहसास होता है कि इसमें इतिहास कम है, कल्पना ज़्यादा है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कि क्या सच है, इतिहास में क्या घटित हुआ था और यहाँ क्या घटित है। जैसे कि दायर के बचाव में एक महिला आकर जिस तरह से अपने साथ रेप का झूठा मनगढ़ंत किस्सा करती है और बाद में उसका पर्दाफाश हो जाता है, उससे लगता है कि बेवजह की कुछ चीज़ें, बेवजह के कुछ घटनाएं इस फिल्म में जोड़कर फिल्म को बेवजह लंबा खींचा गया, अन्यथा ये शायद फिल्म मुश्किल से 1-1.5 घंटे में खत्म हो सकती थी। कोर्ट ड्रामा के दौरान कई दृश्य काल्पनिक ही नजर आते हैं। फिल्म में फिल्मकार ने रामनवमी व कुछ अन्य किताब पंक्तियों का जिक्र करते हुए बड़ी चतुराई से विध्वंसकारी विचारों को भी फिरो दिया है। नहीं करना चाहिए ऐसा। फिल्म पूरी तरह से अति गंभीर है, पर अचानक फिल्म में मसाबा गुप्ता का एक आइटम नंबर ठूस कर रख दिया गया है। यह आइटम नंबर जबरन ठूसा हुआ नजर आता है। यह आइटम नंबर फिल्म की गंभीरता को खत्म करने के साथ ही कहानी में भी खलल डालता है।
फिल्म में ढेर सारे संवाद अंग्रेजी भाषा में हैं जिनके हिंदी में सबटाइटल नहीं दिए गए हैं। अफसोस की बात यह है कि फिल्म के अंत में लगभग क्लाइमेक्स में मान लीजिए अक्षय कुमार अपनी पत्नी बनी कलाकार के साथ मलयालम भाषा में बात करते हैं, क्योंकि शंकरन मलयाली है। उसका हिंदी में सब टाइटल दिया गया है, तो फिर अंग्रेजी संवादों को हिंदी सब टाइटल क्यों नहीं दिए गए? यह बात दर्शकों को इस फिल्म से दूर रहने के लिए उकसाती है। माना कि जनरल रेजिनाल्ड डायर को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक बहादुर आदमी द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाई का गहन और कभी कभी धमाकेदार नाटकीय रूपांतरण प्रभावशाली ढंग से निर्देशक फिल्माने में सफल रहे हैं, लेकिन अफसोस फिल्म देखकर बाहर निकलते समय दर्शक के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा हिल्लोरे मारना चाहिए था, वह सब नहीं होता है। जब दर्शक फिल्म देखकर बाहर निकलता है तो उसे जो कुछ याद रहना चाहिए, जो तो उसके दिमाग में होना चाहिए, वह नहीं रहता है। यह लेखक निर्देशक दोनों की बहुत बड़ी कमी है। लेखक और निर्देशक की इस बात के लिए थोड़ी सी सराहना की जा सकती है कि उन्होंने बहुत हल्के फुल्के और चलताऊ ढंग से मीडिया का दमन, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा कहानी व इतिहास के साथ छेड़छाड़, बदलाव और असहमति और प्रतिरोध को खत्म करने के लिए कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने की बात कही गई है। करण जौहर, हीरो जौहर, आनंद तिवारी, अमृतपाल सिंह बिंद्रा, करण सिंह त्यागी और अरुणा भाटिया द्वारा बनाई गई यह फिल्म आम दर्शकों के लिए नहीं बल्कि क्लासी और अंग्रेजीदार दर्शकों के लिए ही है। यह बात साफ साफ नज़र आती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि यहाँ अंग्रेजी के संवाद ज़्यादा हैं, और वह भी ऐसे अंग्रेजी के संवाद हैं जो कि बहुत कम लोगों की समझ में आते हैं। यह फिल्म कुछ अलग तरह का नैरेटिव बनने का भी प्रयास करते हुए नजर आती है। फिल्म में बहुत कुछ घालमेल है। यह फिल्म मनोरंजन करने के बजाय बोर ज़्यादा करती है। तथ्यात्मक गलतियों की जबरदस्त भरमार है। पूरी फिल्म एक झूठ का तमाशा बनकर रह गई है। इस फिल्म के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा भीड़ से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगवाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में हसरत मोहानी ने दिया था। उससे पहले यह नारा आया ही नहीं था, जिसे उस दिन पब्लिक जो इकट्ठा हुई थी, लोग इकट्ठे हुए थे, वह इसे चिल्लाते या गाते। इसके अलावा AI पर सर्च करने पर बहुत कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो कि आपको हिला कर रख देते हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने शंकरन नायर व जनरल ओडायर को लेकर कई अनूठे व आश्चर्यजनक सत्य अपने लेखों में बयां किए हुए हैं। हम आप सभी के लिए इन तथ्यों पर भी एक नया वीडियो जल्द लेकर आएंगे। आज तो हम यह वीडियो सिर्फ फिल्म केसरी चैप्टर 2 की रिव्यू तक ही सीमित कर रहे हैं। फिल्म को देखने के बाद हमने जो समझा उसी की बात हम आज अभी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म की शुरुआत में नहीं, फिल्म देखने के बाद हमने जो समझा उसी हमसे बात करें। शायद यही वजह फिल्म की शुरुआत में ही अस्वीकरण है कि इसमें कल्पना का सहारा लिया गया है और फिर एक दुखद अध्याय को व्याख्यात्मक देशभक्ति के जोश के साथ फिल्म दिखाती है। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो शंकरन नायर केरला के मलयाली हैं, मगर फिल्म में इस किरदार को अभिनेता अक्षय कुमार ने निभाया है, जो कि कहीं से भी मलयाली नजर नहीं आते हैं। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या निर्माता को केरला से कोई अच्छा मलयाली कलाकार नहीं मिला, या जानबूझकर निर्माता ने या निर्देशक ने मलयाली कलाकार ढूंढने की चेष्टा नहीं की। वजह हमें भी नहीं पता, पर यह सच है कि शंकरन नायर के किरदार में अक्षय कुमार फिट नहीं बैठते हैं। हाँ, एक कलाकार के तौर पर फिल्म के कुछ दृश्यों में अक्षय कुमार के अभिनय की तारीफ की जा सकती है, पर हर दृश्य में नहीं। शंकरन नायर की पत्नी के किरदार में रेजिना कैसेंड्रा के हिस्से करने को कुछ आया ही नहीं, फिर भी छोटी सी भूमिका में वह अपनी छाप छोड़ जाती हैं। महिला वकील दिलरीत गिल के किरदार में अनन्या पांडे हर दृश्य में बनावटी गुड़िया ही नजर आती हैं। उनका अभिनय से तो 36 का आंकड़ा है, पर यह बात वह और उनके चहेते करण जौहर मानने को तैयार ही नजर नहीं आते। अरे भाई, मान लो अभिनय में सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है, प्रयास करने से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन अंदर से इतनी इच्छा तो जगे। वो अनन्या पांडे के अंदर जगती, हमें तो कम से कम नजर नहीं आई, क्योंकि वो काफ़ी समय से काम कर रही हैं।
जनरल डायर के किरदार में ब्रिटिश कलाकार साइमन पैस्ले डे ने अच्छा काम किया है। वह भारतीय गुलामों के प्रति अपनी घृणा को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करते, जिन पर वह अत्याचार भी करते हैं, और वह सब उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। जनरल ओडायर की तरफ से वकील बने आधे भारतीय और आधे ब्रिटिश नेविल मैकनी की भूमिका में आर माधवन है। कई दृश्यों में अभिनेता आर माधवन तो अभिनय के इस तरफ अक्षय कुमार को भी मात दे जाते हैं। कमाल है आर माधवन के अभिनय की और उनके काम करने की स्टाइल की। अमित सियाल भी छोटे से किरदार में है, हर जगह नजर आते जाते हैं फिल्म पर, वह शो पीस के अलावा कुछ नहीं है।